हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स में भी हम पढ़ने वाले हैं डीएनए के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड्स कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़े थे? न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े थे। उसी के आगे है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं ये लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल हैं लिविंग वर्ल्ड में, लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड्स भी मैक्रोमोलिक्यूल हैं और जो कि इस पूरे के पूरा जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें लार्जेस्ट ये होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं? ये होते हैं लीनियर पॉलीमर्स ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे जब हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े थे, एंड पायरिमिडीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स न्यूक्लियोटाइड्स के क्या हैं? लीनियर पॉलीमर्स हैं। लीनियर पॉलीमर्स लीनियरली अरेंज्ड हैं, पॉलीमर हैं। ठीक है, पॉलीमर मतलब कि बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड मिलके जब उनका पॉलीमराइजेशन होगा तो न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। अब इसको जो न्यूक्लिक एसिड है, सबसे पहले किसने इसको आइसोलेट किया था? फ्रेडरिक माइशर ने सबसे पहले इसे आइसोलेट किया था, जो कि एक बायोकेमिस्ट थे, और इन्होंने इसे वाइट ब्लड सेल, स्पेसिफिकली पस सेल से इन्होंने इसको आइसोलेट किया था। एक्चुअली इन्होंने डीएनए को आइसोलेट किया था, और डीएनए क्या है? एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है। इसलिए चाहे आप डीएनए का सबसे पहले किसने आइसोलेट किया था या देखा था, या न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले किसने देखा था, तो दोनों में ही फ्रेडरिक माइशर हैं। और इन्होंने इसको न्यूक्लिक एसिड नहीं नाम दिया था, इन्होंने इसको नाम दिया था न्यूक्लिन नाम दिया था। और बाद में जब इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज डिस्कवर करी, तब इसको ऑल्टमैन ने इसको नाम दिया, इस न्यूक्लिन जो उन्होंने ढूंढा था इसका रीनेम किया न्यूक्लिक एसिड। करेक्ट। और ऑल्टमैन ने ही देखा कि दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं, डीएनए और आरएनए। अब जो न्यूक्लिक एसिड हैं, अगर मैं इनका एक प्रॉपर डेफिनेशन बोलूँ तो क्या होंगे? दीज आर लॉन्ग चेन मैक्रोमोलिक्यूल्स which are formed by the polymerization of large number of या large units of न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये क्या है? लॉन्ग चेन मैक्रोमोलिक्यूल हैं, लॉन्ग चेन लीनियर लॉन्ग चेन भी कह सकते हो आप, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। हमने जब न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ा था, हमने क्या पढ़े थे? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स और राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, जो डीएनए और आरएनए बनाते हैं। तो अब स्पेसिफिकली ये तो हो गया न्यूक्लिक एसिड। अब हमें डीएनए और आरएनए दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड है, उनके बारे में पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम पहले पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। तो डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना रखा है। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या शॉर्ट फॉर्म में डीएनए। ये क्या होता है? सबसे पहले इसकी अकरेंस पढ़ते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में, ये हम जेनेटिक्स में सब पढ़ चुके हैं, बस एक फ्लैशबैक है। प्रोकैरियोटिक जो डीएनए होता है, जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो कैसा होता है? कॉइल्ड फॉर्म में साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, वो सर्कुलर होता है और नेकेड होता है। नेकेड से मतलब कि वो उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स एसोसिएटेड नहीं होते हैं। और जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें डीएनए मेनली न्यूक्लियस में हमें मिलता है, और उसको हम न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं। जो कि न्यूक्लियर डीएनए कैसे होता है? लीनियर होता है। जो न्यूक्लियर डीएनए होता है, न्यूक्लियर डीएनए जो कि यूकैरियोट्स में मिलता है, वो कैसा होता है?
लीनियर होता है और इट इज़ एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन्स जो कि क्या होती हैं, बेसिक होती हैं, उनके साथ ये एसोसिएटेड होता है। और जो न्यूक्लियस में डीएनए होता है उसे न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं। जो लीनियर होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है। न्यूक्लियर प्रोटीन आपकी बेसिक होती हैं और इस एसोसिएशन को डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या फिर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन या डीएनपी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, या डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, दोनों नाम एक ही चीज़ है। और न्यूक्लियर डीएनए के अलावा यूकैरियोट्स में क्या होता है, बहुत थोड़ी अमाउंट में, मैंने बताया था 2 ऑर्गेनेल्स में भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में होता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर होता है या ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए ऑर्गेनेलियर डीएनए। तो डीएनए किस यूकैरियोट्स में 2 टाइप का हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर मेन हमें स्ट्रक्चर देखना है, तो इसका जो स्ट्रक्चर सबसे जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो हमें वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, इसको डिस्कवर किया था। और अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है, लॉन्ग चेन पॉलीमर्स हैं। लॉन्ग चेन पॉलीमर्स हैं किसके, मिलियंस ऑफ, डीएनए में बहुत सारे होते हैं, नॉट 100 नॉट 1000 बट मिलियंस ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो बहुत सारे मिलियंस जब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं, उनका पॉलीमराइजेशन होता है तो एक लंबी चेन बनती है और इसी को हम डीएनए बोलते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ई कोलाई जो होता है उसमें 3.5 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स मिलके उसका एक डीएनए बनाते हैं, और ह्यूमंस के केस में इट इज़ 65 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स या 65 मिलियन न्यूक्लियोटाइड जो बेस पेयर्स हैं वो ह्यूमन का डीएनए बनाते हैं, एक डीएनए। ठीक है, अब जो इन्होंने वॉटसन एंड क्रिक ने हमको मॉडल दिया था उसे हम 3D मॉडल ऑफ डीएनए कहते हैं। 3 डायमेंशनल मॉडल है जो मैंने यहाँ पर बना रखा है, जिसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। अब डीएनए में क्या होता है, अब एक एक वर्ड को आपको ध्यान से सुनना है। 2 कॉम्प्लीमेंट्री अनब्रांच्ड, एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट, अनब्रांच्ड स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, या चेन्स होती हैं किसकी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की। तो जो डीएनए होता है उसमें 2 कॉम्प्लीमेंट्री, देखिए एक चेन मैंने ये बना रखी है और दूसरी चेन मैंने ये बना रखी है, ठीक है, डबल चेन है और ये अनब्रांच्ड होंगी, ठीक है, लीनियरली चल रही है और कोई ब्रांचेस इसमें निकलनी भी नहीं है, इसलिए अनब्रांच्ड है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री अभी आप ध्यान रखिए, इसको मैं अभी आगे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तब आपको समझ में जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है। ठीक है, तो डीएनए में 2 कॉम्प्लीमेंट्री अनब्रांच्ड स्ट्रैंड्स होते हैं या चेन्स होती हैं किसकी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की। ठीक है, हर एक ये एक स्ट्रैंड में भी बहुत सारे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है, दूसरी चेन है या जो दूसरा स्ट्रैंड है उसमें भी बहुत सारे क्या हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब जो ये दोनों स्ट्रैंड होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक कॉमन एक्सिस के अराउंड ये स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। ठीक है, दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो एक कॉमन एक्सिस के अराउंड स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं और इस तरीके से ये एक डबल हेलिक्स बनाते हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। जो मैंने आपको वायरस वाला जो हमने जेनेटिक्स में पढ़ा था तब बताया था कि सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए वायरसेस होते हैं उसमें एक ही वो एक्सेप्शन है, क्योंकि वैसे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन जो कुछ वायरसेस हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक है, उसमें डीएनए जो क्या होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अच्छा, वैसे 4 टाइप के डीएनए पाए जाते हैं, A, B, C और Z, जो कि हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हम सिर्फ ये जानते हैं कि 4 टाइप के डीएनए A, B, C और Z डीएनए। इसमें से जो Z डीएनए है वो लेफ्ट हैंडेड, मतलब जो उसका डबल हेलिक्स होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है, और जनरली क्या होता है कि जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स है वो राइट हैंडेड होता है। अभी राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड क्या होता है कि
जब हम जो ये हेलिक्स का जो एक्सिस है इसके अलोंग जब हम देखते हैं तो अगर क्लॉकवाइज मोशन होता है, अगर क्लॉकवाइज मोशन होता है और हेलिक्स ऑब्जर्वर यानी जो देख रहा है उसकी तरफ आता है तो उसे राइट हैंडेड डीएनए बोलेंगे, और अगर वो ऑब्जर्वर से दूर जाता है तो उसे लेफ्ट हैंडेड डीएनए बोलते हैं। तो जनरली जो डीएनए का डबल हेलिक्स होता है जनरली इट इज़ राइट हैंडेड, इसको आपको ध्यान रखना है, राइट हैंडेड होता है। अच्छा, अब क्या है कि किसी भी अगेन ये वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं हम कि कोई भी जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होगा यानी डीएनए का जो मोनोमर है वो क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, वो 3 चीज़ों का बना होगा, 3 चीज़ों का लिंकेज से बना होता है। फॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फेट ग्रुप एक होता है, जो दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और तीसरा होता है नाइट्रोजनस बेस। इसको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ लास्ट लेक्चर से। नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस जो डीएनए में पाए जाते हैं वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे, लेकिन फिर से हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं डीएनए में वो अगेन प्यूरिन होंगे और पायरिमिडीन होंगे। प्यूरिन्स क्या होते हैं, एडिनिन और ग्वाइनिन, और पायरिमिडीन क्या होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन। थाइमिन मैंने आपको बोला था कि ये थाइमिन जो है सिर्फ डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ ही ये बॉन्ड बनाता है, इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, इसीलिए डीएनए में सिर्फ थाइमिन पाया जाता है। ठीक है, और एडेनिन ग्वाइनिन प्यूरिन्स हो गए और पायरिमिडीन साइटोसिन एंड थाइमिन। तो इसलिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड्स समझाए थे, और ताकि आपको आगे जो है जब मैं इनको बोलूँ तो आपको वो इजी रहे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लास्ट लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा बेहतर। अब क्या है, यानी 4 टाइप के आपको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे, 4 टाइप के आपको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे जो कि डीएनए बनाएंगे। क्या क्या होंगे, एक तो आ जाएगा DAMP, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, DGMP, डीऑक्सी ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट, DTMP, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, और DCMP, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये 4 टाइप के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में पाए जाते हैं। अब जो डीएनए की जो चेन होती है या जो डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे आप देखोगे कि डीऑक्सी, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसका जो बैकबोन होता है, ठीक है, वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो दोनों ही चीज़ों का बना होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप का। कैसे ये डीएनए का बैकबोन बनाते हैं, जैसे अब थोड़ा सा आपको पास से देखने की ज़रूरत है। ये है फॉस्फेट ग्रुप, फिर राइबोज शुगर, फिर फॉस्फेट ग्रुप, फिर राइबोज शुगर, फिर फॉस्फेट ग्रुप, फिर राइबोज शुगर। इसीलिए ऑल्टरनेट डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फोरिक एसिड डीएनए का बैकबोन बनाते हैं। ठीक है, और जो हमारे नाइट्रोजन बेस है वो यहाँ पर अटैच है एट द राइट एंगल, और बैकबोन बना रहे हैं ये। जैसे ये देखिए, ये जो स्ट्रैंड है ये किसका बना होगा, डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फोरिक एसिड का। ठीक है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे, और इनके बीच पे राइट एंगल पे नाइट्रोजन बेस मैंने बना रखे हैं। करेक्ट। अब एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि जो ये फॉस्फेट ग्रुप है ये अपने न्यूक्लियोटाइड की शुगर से 5' पोजीशन पे, यानी जहाँ पर 5 कार्बन एटम है वहाँ पर अटैच है। अगर मैं अब इसको आप देखिए, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये पर्टिकुलर फॉस्फेट एक ग्रुप बना, ये फॉस्फेट ग्रुप है जो कि अपनी शुगर से 5 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 कार्बन एटम से ये जुड़ा हुआ है। कौन, 5' पोजीशन मतलब 5th कार्बन से। और जो दूसरी जो शुगर है उससे ये 3rd पोजीशन पे, ये 3rd पोजीशन है, तो यहाँ पे 3rd कार्बन है ये,
तो ये थर्ड कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। तो ये फॉस्फेट ग्रुप अपने शुगर से 5वें कार्बन पे जुड़ा होगा राइबोज शुगर से, और यही फॉस्फेट ग्रुप जो दूसरी राइबोज शुगर होगी उसके थर्ड पोजीशन के कार्बन से ये अटैच होगा। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। और ये जो बॉन्ड बनाएगा, मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप अपनी शुगर से जो बॉन्ड बनाएगा और वही फॉस्फेट ग्रुप जो दूसरे शुगर से बॉन्ड बनाएगा वो होता है फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब आप देखोगे कि जो मैंने ये डीएनए का एक क्या बना रखा है, स्ट्रैंड बना रखा है, ठीक है। इसी के जैसी दूसरी चेन यहाँ पर होगी जो मैंने नहीं बनाई है, करेक्ट। तो मैंने एक ही स्ट्रैंड यहाँ पर दिखा रखा है। अब आप देखो, सपोज अभी तो मैंने इसमें सिर्फ इतना सा दिखा रखा है, इसमें मैंने बताया था मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो मैंने सपोज एक छोटा सा पोर्शन आपको ऐसी दिखा रखा है इसमें। तो आप इसमें आप देखो तो जो ये थर्ड कार्बन है वो फ्री है। वो फ्री है मतलब यहाँ पर जो थर्ड कार्बन है फ्री इन द सेंस कि यहाँ पर कोई भी फॉस्फेट ग्रुप उससे नहीं जुड़ा हुआ है या कोई भी फॉस्फेरिक एसिड उससे नहीं जुड़ा हुआ है। सिमिलरली आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये फिफ्थ कार्बन है ये इसका एंड है, ठीक है, ये इसका एंड है और इसके आगे कोई भी दूसरी, मतलब ये एक्चुअली इसी राइबोज शुगर का ये पार्ट है, इसी राइबोज शुगर का पार्ट है। तो मैं इस फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ पर भी लिख सकती हूँ, यहाँ पर भी लिख सकती हूँ। तो ये कौन सा, ये अगर फॉस्फेट ग्रुप को मैंने यहाँ पर लिख दिया तो ये कौन सा 5 कार्बन वाला जो कार्बन फिफ्थ पोजिशन पर जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थर्ड पोजिशन का जो कार्बन है इसके यहाँ पर कोई फिर अगेन कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, करेक्ट। तो अब आप देखोगे कि जो डीएनए का एक स्ट्रैंड है उसमें जो डीऑक्सीराइबोज है, जो डीऑक्सीराइबोज शुगर मैंने बनाई है उसका थर्ड कार्बन एंड फ्री है, और उसी स्ट्रैंड में जो लास्ट डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी उसका फिफ्थ कार्बन एंड जो होगा आगे होगा या फ्री होगा। तो इसको हम बोलते हैं मतलब इन एंड्स को हम नाम देते हैं 5' एंड और 3' एंड। तो डीएनए की जो 2 चेन्स हैं, एक तो आपकी हो गई 5' से 3' रन करेगी, और अभी हम देखेंगे जो अपोजिट होगी, जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी वो उसकी जस्ट अपोजिट जाएगी, वो 3' 5' जाएगी, करेक्ट। अब हम ये फिर से स्ट्रैंड देखते हैं। इस स्ट्रैंड में आप देखोगे कि जो नाइट्रोजन बेस है, जैसे इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड में क्या है, राइबोज शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है और ऑब्वियसली एक नाइट्रोजन बेस है। ऐसे ही इसमें भी एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है और दूसरा क्या है, एक फॉस्फेट ये नाइट्रोजन बेस है। सिमिलरली एक फॉस्फेट ग्रुप, डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, ठीक है। अब जो नाइट्रोजन बेस है मैंने आपको लास्ट उसमें भी समझा, जब न्यूक्लियोटाइड्स मैंने बताए थे उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि जो ये नाइट्रोजन बेस होगा ये एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होगा इस कार्बन से, जो कार्बन क्या है, फर्स्ट पोजीशन का कार्बन है। तो फर्स्ट पोजीशन के कार्बन से ये नाइट्रोजन बेस जुड़ा होगा, ओके। और मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको ये बताया था कि अगर ये हमारा नाइट्रोजन बेस अगर पायरिमिडीन है तो कौन से तो अगर सपोज अगर ये मेरा क्या है, एडेनिन है तो यानी ये प्यूरिन है। तो इस कोई भी प्यूरिन हो, चाहे एडेनिन हो चाहे ग्वाइनिन हो, वो उसका नाइट्रोजन जो कि 9th पोजीशन पे होगा उससे ये डीऑक्सीराइबोज शुगर का फर्स्ट कार्बन जुड़ेगा कौन से बॉन्ड से, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। और अगर जैसे ये थाइमीन है या अगर इसकी जगह साइटोसिन होता तो ये क्या होता, पायरिमिडीन होता। तो अगर पायरिमिडीन जो है वो इस डीऑक्सीराइबोज शुगर से, डीऑक्सीराइबोज शुगर का तो कार्बन नंबर 1 ही रहेगा, लेकिन अगर पायरिमिडीन है तो इसका कौन सा नाइट्रोजन एटम से जुड़ेगा, जो थर्ड पोजीशन का नाइट्रोजन एटम होगा। अगेन मैंने न्यूक्लियोटाइड्स में ये पूरा डायग्रामेटिकली आपको बहुत अच्छे से समझाया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ में आपको समझा दिया, लेकिन आई होप कि आपको रिमाइंड हो गया होगा।
अब ये जो दोनों चेन होती हैं, मतलब एक ये चेन और यहाँ पर भी अगर दूसरी चेन में ऐसे ही बनाऊँ, ये चेन्स क्या होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं, यानी पैरेलल तो होती हैं लेकिन अपोजिट होती हैं। अपोजिट कैसे, अगर 5 3 ये चेन है तो ये चेन 3 to 5 एंड रन करेगी, एंटी पैरेलल होती हैं। और दोनों ही चेन्स के जो बेस होते हैं, जैसे एडिनिन है, इधर थाइमिन है, इधर ग्वाइनिन है, तो अपोजिट जो चेन होगी उसमें भी क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, फिर ये आपकी ये डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, और क्या होगा, नाइट्रोजन बेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक स्ट्रैंड अगर ऐसे बना दूँ तो ये इसका बेस इस दूसरे स्ट्रैंड, जो यहाँ पर आप सपोज करिए कि स्ट्रैंड है, ये इन दोनों जो है नाइट्रोजन बेस से जुड़े होंगे पहली बात, और दूसरा कि उनमें कौन से बॉन्ड से जुड़े होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, वो कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये 3 4 जो भी बॉन्ड्स हैं आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। जैसे अब आप इसमें देखिए, ये जो मैंने ये बना रखी हैं, ये जो स्ट्रैंड्स बना रखे हैं, ये तो हैं आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप या मॉलिक्यूल। ठीक है, और जबकि इनके बीच में मैंने क्या बना रखे हैं, नाइट्रोजन बेस बना रखे हैं। ये नाइट्रोजन बेस है, जो ये नाइट्रोजन बेस है, जैसे कि इसमें साइटोसिन है, इस स्ट्रैंड का क्या है, एडिनिन है, इस दूसरे स्ट्रैंड का जो नाइट्रोजन बेस है ग्वाइनिन है, दूसरे स्ट्रैंड का जो नाइट्रोजन बेस है थाइमिन है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, ऐसे इन दोनों के बीच में बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड्स हैं, जो ये मैंने डबल बॉन्ड या जो ट्रिपल बॉन्ड बना रखे हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड जो मैंने बना रखे हैं, ये क्या है, बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये भी स्पेसिफिक होता है। ये कैसे स्पेसिफिक होता है कि एक बेस का हाइड्रोजन, सपोज एक नाइट्रोजन बेस, कोई एक जो आपका पहला बेस, एक आप नंबरिंग कर सकते हैं, एक पहला बेस ले लीजिए, दूसरा बेस ले लीजिए, तो इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, तो हाइड्रोजन ऑफ वन बेस, एक नाइट्रोजन बेस का हाइड्रोजन किससे बॉन्ड करेगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन ऑफ अदर बेस। ठीक है, इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, यानी हाइड्रोजन के और दूसरे बेस के नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेंगे। और हमेशा ही ध्यान रखिएगा कि अगर एक स्ट्रैंड में प्यूरिन है तो नेक्स्ट स्ट्रैंड में जो होगा, इसके जस्ट पैरेलल जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री, वो पायरिमिडीन होगा। यानी एक प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन से बॉन्ड करेगा, या वाइस वर्सा बोल लीजिए। जैसे अगर मैंने एडिनिन बनाया तो उसके इक्वली अगर मैं चेन बनाऊं तो एडिनिन किससे बॉन्ड करेगा, पायरिमिडीन से। कौन से पायरिमिडीन से, थाइमिन। इसमें भी एक रूल है, मतलब ये जो ये पेयरिंग होगी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ये भी स्पेसिफिक होगी। क्या स्पेसिफिक होगी कि पहली बात तो कि हमेशा प्यूरिन और पायरिमिडीन के बीच में बॉन्ड बनेगा। और कैसे होगा कि अगर ये प्यूरिन्स हैं और अगर ये पायरिमिडीन है, तो अगर एडिनिन है तो एडिनिन हमेशा थाइमिन से बॉन्ड करेगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। और अगर ग्वाइनिन है, वो हमेशा साइटोसिन पायरिमिडीन से बॉन्ड करेगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये छोटे छोटे चीज़ें आपसे MCQs में पूछते हैं कि एडेनिन किसके साथ बॉन्ड करेगा या थाइमिन किसके साथ बॉन्ड करेगा, और उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो डबल होगा कि ट्रिपल होगा, इस टाइप से पूछते हैं। करेक्ट, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। इसी के बेसिस ये एक रूल फॉलो करते हैं बेसिकली, वो है 4 गैप्स रूल। 4 गैप्स रूल क्या होता है कि किसी भी सेल का जो DNA होता है, अगर आप DNA लें किसी भी सेल से, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, तो उसमें जो प्यूरिन और पायरिमिडीन का जो रेशियो होता है, प्यूरिन और पायरिमिडीन का जो स्टोकियोमेट्रिक रेशियो होता है, स्टोकियोमेट्रिक जो रेशियो होता है प्यूरिन्स और पायरिमिडीन का किसी भी सेल में, वो होता है 1:1। 1:1 होता है किसी भी आप बॉडी के सेल में से। अगर अगर आप प्यूरिन और पायरिमिडीन का स्टोकियोमेट्रिक रेशियो देखेंगे तो होता है 1:1। इसी को 4 गैप्स रूल बोलते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो
ग्वाइनिन का जितना अमाउंट होगा उतना ही अमाउंट साइटोसिन का होना चाहिए, और एडिनाइन का जितना अमाउंट है उतना ही थाइमिन का होना चाहिए, या वाइस वर्सा, जो भी आप बोल लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब एडेनिन का जितना अमाउंट होगा तो उसके अपोजिट तो थाइमिन को ही लगना है, तो उतना थाइमिन भी प्रेजेंट होना चाहिए। यही चेरगैफ्स रूल है, और ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये बेस पेयर्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं कि हमेशा एक अगर प्यूरिन एक स्ट्रैंड में है तो उसके जस्ट अपोजिट स्ट्रैंड में उसी प्लेस पे क्या होगा, पैरामिडीन, और अगर पैरामिडीन फर्स्ट स्ट्रैंड पे है तो उसके जस्ट अपोजिट पोजीशन पे दूसरे स्ट्रैंड में क्या होगा, अगर पैरामिडीन तो दूसरे उसमें क्या होगा, प्यूरिन होगा, और उसमें भी ये चीज़ फॉलो होगी। यानी एडेनिन अगर है अपोजिट थाइमिन ही होगा, अगर थाइमिन फर्स्ट स्ट्रैंड पे है तो सेकंड स्ट्रैंड पे एडेनिन होगा। ऐसे ही यहाँ ग्वाइनिन है तो अपोजिट दूसरे स्ट्रैंड पे साइटोसिन ही होगा, और अगर साइटोसिन फर्स्ट स्ट्रैंड पे है तो अपोजिट पे ग्वाइनिन ही होगा। तो इसी वजह से जो बेस पेयर्स हैं या जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अभी मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग की डेफिनेशन में कि जो डीएनए होता है उसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो मैंने बोला था कि कॉम्प्लीमेंट्री में आगे एक्सप्लेन करूँगी, तो यही चीज़ है कॉम्प्लीमेंट्री होने का, करेक्ट। तो यानी प्यूरिन हमेशा पैरामिडीन के अपोजिट रहेगा और उसमें भी यही रूल फॉलो होगा। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था कि प्यूरिन हमेशा लार्ज साइज़ का होता है, पैरामिडीन क्या होता है, स्मॉल साइज़ का। इसकी वजह से अगर एक साइड प्यूरिन है तो अपोजिट साइड पैरामिडीन है, अगर इस साइड पैरामिडीन है तो दूसरे साइड क्या है, प्यूरिन है। तो इसकी वजह से जो डबल हेलिक्स होता है डीएनए का, उसको एक यूनिफॉर्म थिकनेस मिलती है। अब जो इसको यूनिफॉर्म थिकनेस मिलती है ये होती है 2 नैनोमीटर की, 2 नैनोमीटर की होती है। इससे आप डबल जो हेलिक्स डीएनए का मॉलिक्यूल है उसका आप थिकनेस भी बोल सकते हैं, और यही इसका डायामीटर है, यही इसका डायामीटर है 2 नैनोमीटर। याद रखना है 2 नैनोमीटर, करेक्ट। अब डीएनए का जो मैंने बताया कि ये क्या है, एक कॉमन एक्सिस के अराउंड दोनों स्ट्रैंड्स कॉइल्ड है। तो जब एक टर्न होता है, ठीक है, जब एक टर्न होता है इस थ्रेड का या डीएनए का, तो वो टर्न का मेजरमेंट होता है, अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस, 3.4 नैनोमीटर का एक क्या होता है, टर्न होता है। एक टर्न होता है 3.4 नैनोमीटर का, और इस टर्न में जो ये एक टर्न हुआ उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 20, यानी 10 इस साइड 10 इस साइड एक टर्न में, और एक टर्न हो गया 3.4 नैनोमीटर का। यानी अगर ये हैं ऐसे ही, सपोज एक ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे ही और हैं 7 बाकी, और एक टर्न में कितने हैं, 10, और एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड है, और एक टर्न का मेजरमेंट कितना है, एक टर्न का मेजरमेंट कितना है, 3.5 नैनोमीटर। तो यानी इनमें कितनी दूरी होगी, अब ऑब्वियसली हम इनको डिवाइड कर देंगे, तो 10 से इसको डिवाइड करें तो कितना जाएगा, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। तो यानी जो मैंने ये बना रखा है, सपोज जैसे ये और ये है, या ये और ये है, तो एडजेसेंट जो पेयर्स हैं या जो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.34 नैनोमीटर, क्लियर। अब जो डबल हेलिक्स होता है उसमें 2 टाइप के ग्रूव होते हैं जो कि ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं, शैलो ग्रूव एंड मेजर ग्रूव या डीप ग्रूव। तो ये है शैलो ग्रूव, छोटा ग्रूव है, उसके बाद ये है शैलो ग्रूव, करेक्ट, शैलो ग्रूव, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक मेजर ग्रूव, करेक्ट। तो एक शैलो ग्रूव, फिर एक मेजर ग्रूव, फिर एक शैलो ग्रूव, फिर एक मेजर ग्रूव। मेजर ग्रूव को डीप ग्रूव भी बोलते हैं, और जो शैलो ग्रूव होता है उसका मेजरमेंट होता है 1.2 नैनोमीटर, जबकि जो मेजर ग्रुप या डीप ग्रूव है इसका मेजरमेंट होता है 2.2 नैनोमीटर, क्लियर। अब क्या है, जो ये सीक्वेंस है बेस पेयर्स का,
कितने भी हो सकते हैं ये सीक्वेंस, और कितने नंबर ऑफ टाइम भी ये रिपीट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 80 मैंने एक बना दिया तो इसके बाद आएगा ही नहीं, कितने बार भी आ सकते हैं और किसी भी सीक्वेंस में ये हो सकते हैं। इसी की वजह से जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है उसकी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, और इसी वजह से हर एक जो इंडिविजुअल होता है, क्योंकि उसमें ये जो बेस पेयर का सीक्वेंस होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, इसलिए हर इंडिविजुअल का डीएनए अलग अलग होता है। इसलिए हम आपका जो डीएनए है उसके जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा डीएनए नहीं होगा किसी में। अब है लास्ट है फंक्शंस ऑफ डीएनए। तो डीएनए के क्या क्या फंक्शन है? पहली बात तो ये जेनेटिक मटेरियल है ऑब्वियसली, तो जेनेटिक मटेरियल है तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के काम आएगा, है ना, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी। फटाफट से डीएनए के फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला कि ये जेनेटिक मटेरियल है तो इन्फॉर्मेशन ये ट्रांसफ़र करेगा, करेक्ट, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेगा। कैसे? ये इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र होगी? नाइट्रोजन जो बेस हैं उनके कोडेड फॉर्म में, उनके सीक्वेंस जो है उसके कोडेड फॉर्म में। दूसरा क्या है? डीएनए की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है रेप्लिकेशन, जिसको भी हम जेनेटिक्स में देखेंगे। तो यानी डीएनए अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक सेल से दूसरे डॉटर सेल में दे सकता है या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में दे सकता है। तीसरा क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि डीएनए जो है आरएनए बनाता है, इसको भी हम जेनेटिक्स में देखेंगे, यानी आरएनए बनाता है यानी ट्रांसक्रिप्शन करता है। चौथा क्या है कि ये सेल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। सेल मेटाबॉलिज्म को कैसे कंट्रोल करता है? क्योंकि ये जो डीएनए है वो स्पेसिफिक, उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा यानी स्पेसिफिक आरएनए बनेगा, और वो आरएनए जाके स्पेसिफिक प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स बनाएगा। पॉलीपेप्टाइड्स क्या हो सकते हैं? एंजाइम्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, हार्मोन्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा क्या है? डीएनए में अगर म्यूटेशन होगा तो इससे इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़ या ऑर्गेनिज्म होगा। और लास्ट है कि मियोसिस जब होगा तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर के होने की वजह से, क्रॉसिंग ओवर ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स या जो डीएनए क्या होता है, इट विल कॉइल टू फॉर्म क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम क्या है? डीएनए ही है बेसिकली। तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे जो क्रोमोसोम्स होंगे उसमें जीन्स का इंटरमिंगलिंग होगा, न्यू कॉम्बिनेशंस बनेंगे और इसी तरीके से में रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। तो बच्चों ये ख़त्म हो गया डीएनए। नेक्स्ट लेक्चर होगा आरएनए, और उसके बाद फिर से हम अपनी जेनेटिक्स को जो हमने जेनेटिक्स का पोर्शन छोड़ा था उसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।